बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th की सोशियोलॉजी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सोशियोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है कि चैप्टर नंबर जो 5th है उसको यहाँ पे पढ़ना है अच्छे तरीके से। मैं आपको चैप्टर नंबर 5th को बहुत डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। तो ये जो हमारी बुक है बच्चों, ये क्लास 12th की सोशियोलॉजी की बुक पे हम डिस्कस करेंगे और हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है और 12th क्लास की सोशियोलॉजी है, इंडियन सोसाइटी वाली जो हमारी भारतीय समाज वाली बुक है उसमें से हम चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। कंप्लीट चैप्टर हम इस वीडियो में कर लेंगे और लगभग जितने भी देखते हैं 40 से 50 मिनट के बीच में वीडियो को कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। मेन टॉपिक जो है हमारे इस वीडियो के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन को, बहिष्कार, पूर्वाग्रह, जाति प्रथा और भेदभाव, अस्पृश्यता, पिछड़े वर्ग, आदिवासी लोगों की समस्याएं, महिलाओं की समस्या, समाज सुधारक और समाज में उनका योगदान, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको होगी इन सभी चीजों से रिलेटेड वो सारी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है वो है सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि सामाजिक असमानता क्या होती है और बहिष्कार का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है जो कि चीजें हम अपने समाज में देखते आए हैं और इन चीजों को हम पहले से ही जानते हैं। कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी मेरे ख्याल से इस चैप्टर में जो आपको ना पता हो पहले से। बाकी देखते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। तो बच्चों, आपको एक चीज पता होगी कि प्राचीन समय में भी हम देखते हैं तो हमारे देश में जाति प्रथा थी। ठीक है, जाति प्रथा और आपको भेदभाव वाली चीजें तो आपको पहले से ही पता है। फिर आप ये देखेंगे कि भाई समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति भी अलग होती है, लोगों का रंग रूप, ठीक है, विचार और लोगों की बोलचाल का तरीका, संस्कृति, बहुत सारी चीजें हमें डिफरेंट दिखती है। तो बात करते हैं यहाँ पे ये सामाजिक असमानता होती क्या है और किस प्रकार से होती है, इसको समझेंगे। आपने कभी ये देखा है कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करें। समाज में दो तरह के आपको तीन तरह के मेन तरह के लोग आपको दिखेंगे। एक तो ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर होंगे, यानी उनके पास इतना बेशुमार पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतनी जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ होगा उनके पास, उनको समाज में हर एक चीज सम्मान सब मिलेगा, पैसा बहुत होगा। तो दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा गरीब होंगे, दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते होंगे। कई तो आपको भीख मांगते दिखेंगे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनके पास खाने तक को पैसा नहीं, खाने के लिए चीजें नहीं होंगी, सामान नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, ना उनके पास घर है, ना सुविधाएं हैं, ना कुछ है। बहुत मतलब अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, गरीब लोग हैं। ये हमको आर्थिक असमानता दिखाई दे रही है। ठीक है, यही होती है असमानता है। अब इस असमानता को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी हम आर्थिक से शुरुआत कर रहे हैं। एक होंगे जो ऐसे होंगे जो आप मिडिल क्लास कह लो या फिर जो मध्यम वर्ग कह सकते हो आप इसे। ये जो मध्यम वर्ग, तीसरा वर्ग है, ये ना तो भाई बहुत ज्यादा अमीर है ऐसा, और ना ही ये इतना ज्यादा गरीब है कि इसके पास बिल्कुल भी अभाव है। यानी कि इसके पास सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन मैं ये बहुत सुख वाली कंडीशन में भी नहीं होगा और बहुत दुख वाली कंडीशन में भी नहीं होगा। आपने समाज में देखा होगा कि अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भीख मांगते हैं, ठीक है, भीख मांगते दिखेंगे। कुछ लोग आपको मजदूरी करते भी दिखेंगे। कुछ लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बहुत अच्छी नौकरियां करते मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, समाज में विभिन्न तरह का स्तर बनाता है लोगों का। और सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही भेदभाव नहीं मिलेगा आपको समाज में। समाज में आपको बहुत तरह से भेदभाव मिलेगा। आप देखोगे, आपको ये पता होगा कि महिलाओं के साथ हमारे समाज में कैसा व्यवहार होता है। महिलाओं को समाज में पुरुष की तुलना में अगर हम देखें तो उतना उच्च नहीं माना जाता है। महिलाओं के साथ कई जगह पे भेदभाव होता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, घर में हो। घरों में ही सबसे ज्यादा भेदभाव होता है, हम बाहर की तो बात ही छोड़ दें। एक बेटे में और एक बेटी में कितना अंतर रखा जाता है, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आपने एक चीज देखी है कभी, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे जो समाज होता है, समाज में जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं लोग, उन्हें पैसा क्यों इतना कम मिलता है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक मजदूर, क्या आपने कभी किसी मजदूर की लाइफ देखी है? बेचारा सुबह से लेके शाम तक कमर तोड़ मेहनत करता है। ठीक है, चाहे वो खुदाई के काम में हो, चाहे वो पत्थर तोड़ने के काम में हो, वजन उठाने वाले काम,
रिक्शे चलाने वाला काम, या फिर मतलब कोई भी ऐसा बहुत मेहनत वाला काम, या फैक्ट्रियों में मजदूरी करना, बड़ी बड़ी मशीनों में काम करना। इतनी मेहनत करने के बाद एक मजदूर जो है वो शायद ही कभी अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को सुधार पाता है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि ज्यादा मेहनत नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो मतलब अच्छा पैसा कमा लेता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखो, मजदूर जो है वो शारीरिक श्रम तो बहुत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं कमा पा रहा है। लेकिन जो कोई दूसरा समझदार बहुत तेज व्यक्ति है, वो अपने मस्तिष्क से, यानी अपने दिमाग से ही कुछ ऐसे काम करता है, उसकी मतलब अपने दिमाग से ऐसा सोचता है जिससे वो घर बैठे भी कमा के खा सकता है। लेकिन एक मजदूर पूरी साल भर मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप कभी इन सब चीजों के बारे में कभी डिटेल में सोचने का प्रयास करोगे। आप एक बार सोचना जरूर कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ से आपको सामाजिक असमानता तो क्लियर हो गई होगी कि समाज में कितनी असमानता है, अमीर गरीब हर तरह से, मतलब जाति को लेकर, लिंग को लेकर हर तरह से आपको असमानता दिखेगी, भेदभाव दिखेगा। बहिष्कार क्या होता है? बहिष्कार ये होता है भाई किसी समुदाय का बहिष्कार कर देना। जाति प्रथा आपने सुनी है। जाति प्रथा में क्या था कि एक उच्च श्रेणी का समुदाय था जिसने एक निम्न श्रेणी के समुदाय, मतलब उसको खुद ही बांट रखा था। एक था ब्राह्मण कैटेगरी से, एक था शूद्र कैटेगरी से। इस तरीके से क्या था, बहुत ज्यादा भेदभाव था कि इन लोगों को, शूद्र जो लोग होते थे, इनको देखना भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता था, छूना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा होता था। तो ये जाति प्रथा बहिष्कार वाला सिस्टम जो है ये पहले से ही चला आ रहा है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि जो संसाधन होते हैं, अगर हम किसी को संसाधनों के आधार पर देखें, संसाधनों के आधार पे किसी को भी, तो उसको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी है, आप ये देखो। सबसे पहली कैटेगरी जो मैं आपके सामने आपको बताऊंगा, वो होता है पूंजी। पूंजी यानी कि संपत्ति। इसको हम संपत्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है, धन भी लिख सकते हैं, पैसा भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। इस तरीके से देखा जाता है। यानी कि समाज में ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है, समाज में उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, केवल पैसे की वजह से। बेशक से वो बिल्कुल मूर्ख हो, पर अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो समाज में क्या है, ऊंचा स्थान रखता है। ऐसा हमारे यहाँ पे है। ये भेदभाव है एक तरह से। उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। जो पैसे वाला होता है हर चीज वो खरीद सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ये आर्थिक संसाधन है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है। इस तरीके से अब चलते हैं दूसरे पे। अब यहाँ पे देखो, दूसरा हमारा एजुकेशन स्तर की बात करें तो शिक्षा का लेवल भी देखा जाता है कि समाज में जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं और वो फेमस होते हैं। आप कभी भी देखना, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं आदर होता है, सम्मान होता है, और वो प्रतिष्ठित भी होते हैं। अब चलते हैं तीसरे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा किसी व्यक्ति का संपर्क। किसका संपर्क कितना है? जिस व्यक्ति के संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत सारे लोगों को जानता होगा, जिस उठना बैठना होगा जिनके साथ, तो उसका जो सामाजिक पूंजी होगी वो ज्यादा होगी, ऐसा कहा जाता है। ये तो 3 बेसिक पॉइंट थे। अब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आप ध्यान से सुने बस। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझने का प्रयास करो। मान लो समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास खूब संपत्ति है, जिसके पास धन बहुत ज्यादा है। वो कोई भी सुविधा आसानी से खरीद पाएगा, वो बेहतर एजुकेशन ले पाएगा, वो बेहतर चिकित्सा की सुविधा ले पाएगा। समाज में वो और ज्यादा डेवलप चाहे तो हो सकता है। उसके पास अवसरों की कमी नहीं है, उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है, विकल्प बहुत है। अब एक बात देखो दूसरी तरफ। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, बहुत ज्यादा, मान लो पूंजी तो नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब पूंजी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, एक बहुत ही मतलब प्रभावशाली दोस्तों का एक ग्रुप है। उसके दोस्त वगैरह जो हैं वो बहुत मतलब प्रभावशाली, यानी कि उसका संपर्क बहुत अच्छा है। संपर्क बोले तो यहाँ पे संपर्क से मतलब है प्रभावशाली लोगों से उसका कांटेक्ट। तो क्या वो नहीं डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसे चाहिए एक अच्छी सलाह। जो प्रभावशाली लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, अनुभवी लोग होंगे, वो उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं। अगर उसे सही समय पे अच्छी सही सलाह मिल जाए
तो क्या वो मतलब समाज में बेहतर नहीं हो पाएगा? ठीक है, अच्छी सिफारिश, अच्छी जानकारी मिल जाए तो यस वो हो जाएगा। ठीक है, वो बेहतर नौकरी ले सकता है, अच्छी सलाह से बेहतर कोर्स को कर सकता है और अपने जीवन में आर्थिक पूंजी को बढ़ा सकता है। ऐसे ही आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ठीक है, जो अच्छा शिक्षित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, जिसका संपर्क बहुत अच्छा है, सामाजिक पूंजी बहुत अच्छी है, वो उस ऐसे मित्र अगर हमारे हैं तो उससे हम एक अच्छी सलाह ले सकते हैं और अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये पता होगा, अगर आपने कभी सोचा हो कि हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन हमारा वो टैलेंट जो बहुत सारा है, वो टैलेंट केवल इसलिए बाहर नहीं आ पाता, सही प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको सही समय पे सही सलाह नहीं मिल पाती और वो टैलेंट वैसा का वैसा दबा रह जाता है, दुनिया के सामने ही नहीं आ पाता। अगर ये चीजें सुविधाएं उसको मिल जाएं तो वो अपने आप ही समाज में बेहतर हो पाए। तो ये मैंने आपको बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं टॉपिक पे आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि समाज में स्तर बना देना। स्तर बना देना मतलब लेवल बना देना। ठीक है, ये जैसा कि नाम है वैसे ही आप इसको परिभाषित कर सकते हो। इसको हम सीधे सीधे बोलें तो कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी एक व्यवस्था है ये, जिससे कि समाज जो होता है वो ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऐसे भेदभाव जो होते हैं इनके आधारों पे बट जाता है। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो देखो, मैंने आपके सामने एक छोटी सी परिभाषा बहुत सिंपल वर्ड में लिखने की कोशिश कर दी है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि समाज को विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न लेवल में बांटने की व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, जैसे कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छोटो बड़ो हो गया, सॉरी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऐसे जो लेवल में बांट दिया जाता है समाज को, तो वो हो जाता है समाज का स्तरीकरण। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है ना, ये जो इसको क्या किया गया है, इसके तीन मुख्य सिद्धांतों में इसको डिवाइड किया गया है। मैं आपको इसके तीन मुख्य सिद्धांत जो हैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, या फिर इसके तीन जो मुख्य सिद्धांत है उसकी मैं आपके सामने यहाँ पे व्याख्या करने वाला हूँ। तीन मुख्य सिद्धांत सिद्धांत सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूँ। यस, तीन मुख्य सिद्धांत की यहाँ पे हम बात करने वाले थे। तो तीन मुख्य सिद्धांत में आपको मैं पहला बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले में ये बात की गई है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण होता है ना, ये व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता नहीं करता, यानी कि भेदभाव नहीं लाता, बल्कि ये समाज की एक विशिष्टता है। तो यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये समाज की एक विशिष्टता है। कैसे है भाई, इसे देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि ये जो सामाजिक विशेषता, ये जो ऐसे भेद होते हैं ना, ये सभी समाजों में होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही ऐसा मिलेगा, ये विभिन्न देशों के विभिन्न समाजों में ऐसी विशेषता पाई जाती है। कि क्या करा जाता है, इसमें देखा जाता है कि विभिन्न लोगों को श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न श्रेणी बना दी जाती है कि ये इस श्रेणी से, ये इस श्रेणी से श्रेणियां बना दी जाती है। जैसे कि ये श्रेणी क्या होती है, अब इसे समझो थोड़ा सा। जैसे कि देखो, आज से अगर मैं बात करता हूं हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो व्यक्ति जो था वो क्या करता था, वो आदिम समाज में था। आपने आदि मानव के बारे में सुना होगा, आदिम समाज का मानव, या ये जो आदिम अवस्था थी, इसमें मानव जो था वो क्या था, मानव कम विकसित था। कम विकसित मतलब कहने का मतलब उसके पास सुविधाएं नहीं थी। वो क्या करता था, शिकार करता था, तब जाके उसे खाता था। क्या करता था वो, कंदमूल खाता था, पेड़ पौधों में से फल तोड़ के खाता था। क्या करता था वो, जंगलों में रहता था, वो गुफाओं में रहता था। उसके पास सुविधाएं नहीं थी, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। आदिम समाज में था व्यक्ति। तो उस अवस्था को कौन सी श्रेणी में बांट दिया गया, आदिम श्रेणी में बांट दिया गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये श्रेणियां हो जाती हैं। आदिम समाज के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, कई जगह आपको ये खाद्य संग्राहक भी लिखा मिलेगा। खाद्य संग्राहक लोग भी इनको कहते थे। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग, कई जगह पे आपको शिकारी की जगह आखेटक भी लिखा मिलेगा। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक लोग, या फिर कई जगह पे आपको सीधा आदिम समाज का व्यक्ति लिखा मिलेगा, या कई जगह आदिम मानव लिखा मिलेगा।
कई जगह पे आपको प्रारंभिक मानव भी लिखा मिलेगा। ये जितने भी नाम है ये केवल इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये तो था इसका पहला सिद्धांत। पहले सिद्धांत में क्या था कि बताया गया भाई विशिष्टता और ये श्रेणियां, आदिम समाज, ये सारी चीजें बता दी हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो इसका सिद्धांत है उसको जानते हैं थोड़ा सा। अब देखो दूसरे जो सिद्धांत है, सेकंड सिद्धांत क्या कहता है इसका। सेकंड सिद्धांत ये कहता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सॉरी, मैंने बढ़ता बताया था, बना रहता है, ठीक है, बना रहता है। वो मेरे से ना लिखते टाइम थोड़ी मिस्टेक हुई, मैंने बढ़ता लिख दिया था। अब ये कैसे बना रहता है, आप इसे थोड़ा सा सोचो दिमाग लगाकर। ये ऐसे बना रहता है, आपने क्या देखा होगा कि जो गरीब परिवार के लोग, जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे भी जो होते हैं वो गरीबी में ही पलते हैं, और हो सकता है वो भी वैसे ही गरीब रहे। जो असुविधाएं उनके माता पिता झेलते हैं ऐसी ही असुविधाएं वो बच्चे झेलते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसी ही समस्याओं को झेलते हैं। आपने ऐसा देखा होगा एक मजदूर आदमी जो है, मजदूर आदमी का जो बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी में ही लग जाता है, और उसका जो मतलब परिवार है वो इन्हीं कामों में लगा रहता है। एक गरीब और एक मजदूर परिवार की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनको क्या होता है, इनको मतलब ऊंची तनख्वाह पाने का या अच्छे काम करने के मौके जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूर का बेटा हमेशा ही मजदूर रहेगा, हो सकता है भाई उसकी किस्मत पलट जाए, मेहनत करे और कुछ और बेहतर बन जाए, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं 90% तो ये असुविधाओं में ही रहते हैं। 8-10% बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये सब जो होता है ये इसकी सेकंड जो मैं आपको स्तर बता रहा था सिद्धांत का, इसमें होता है। अब इसका ये जो सामाजिक स्तरीकरण का जो तीसरा सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखो, देखो तीसरे स्तरीकरण के जो तीसरा जो सिद्धांत था थर्ड नंबर का, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है, ठीक है, और इसमें कुछ परिवर्तन आता है। आप इसे देखो कैसे होता है, देखो सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। यानी कि जरूरी नहीं है जो समाज में एक पीढ़ी के साथ हुआ है अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो, अगली पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऐसा आज से मैं अगर बहुत साल पीछे जाऊं तो एक चीज होती थी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में क्या होता था, जैसे मान लो कोई कुम्हार जाति का है, उसका काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है कुम्हार। तो आज इतनी पीढ़ियों के बाद जरूरी नहीं है कि कुम्हार का बेटा मिट्टी के बर्तन बनाने के ही काम में लगा रहेगा। हो सकता है वो बहुत बड़े काम में आ जाए, किसी दूसरी फील्ड में चला जाए, कोई बढ़िया काम करे या और मतलब बेहतर करे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो ब्राह्मण थे उनका काम जो था वो पूजा पाठ करना था, एक समय पे ये देखते थे, अध्ययन करना था। क्या आज भी हमेशा मतलब इतनी पीढ़ियों के बाद भी ब्राह्मण केवल पूजा पाठ ही कराते हैं, या इसके अलावा वो काम कोई और दूसरा काम नहीं करते? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्या करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में भी हैं और भी दूसरे पेशों में हैं, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो शूद्र जो थे एक टाइम पे सबसे ज्यादा इनके साथ भेदभाव था, तो क्या ये भेदभाव तब से अब भी ऐसा ही है? तो हम बोलेंगे नहीं, हर जगह पे एक जैसा भेदभाव नहीं है, कुछ जगह पे हो सकता है ज्यादा हो, कुछ जगह पे हो सकता है वो भेदभाव ना हो। तो ये जो समानता असमानता थी ये समय के साथ इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखो अक्सर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो सामाजिक भेदभाव होता है वो आर्थिक संसाधनों के आधार पे होता है। क्या केवल आर्थिक रूप से ही भेदभाव होता है, कि केवल समाज में अमीरी और गरीबी का ही भेदभाव है? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो भेदभाव होता है वो लिंग के आधार पे भी होता है। लिंग के आधार पे यानी कि लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव मिलेगा आपको। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, लिंग के आधार पे होता है। दूसरी तरह से हम अगर बात करें, देखो भाई धर्म के आधार पे भी भेदभाव होता है, केवल लिंग पे नहीं, आर्थिक स्थिति पे नहीं, लिंग के आधार पे भेदभाव है। धर्म के आधार पे कैसे, हिंदू मुस्लिम आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अलग धर्मों में भी भेदभाव होता है। क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो बाकी धर्मों के लोगों को उधर नीचा समझते हैं, हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्मों के लोग को नीचा समझते हैं। विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव को जरूर झेलते हैं। जाति प्रथा तो आप अच्छे से ही जानते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था, जाति विरोध होता है, ठीक है। दुनिया भर की जातियां हमारे देश में है, कुछ जातियां बहुत ऊंची मानी जाती है, कुछ जातियां बहुत नीची मानी जाती है। जो नीची जाति है उनके साथ कैसा भेदभाव होता है, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, ये सारी चीज आप अच्छे से जानते हैं। विकलांगता के आधार पर भेदभाव होता है।
ठीक है। एक एक बहुत अच्छी चीज छूट रही थी, इसे भी करते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव होता है। ये तो इतना अच्छा टॉपिक था, ये यहाँ से रह जाता तो रह जाता। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? मान लो कि किसी जगह पे कोई बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ही समुदाय के, मान लो कहीं पे हिंदू बहुत सारे रहते हैं, वहां पे मुस्लिम कम है तो मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो सकता है। मान लो कहीं पे मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे हिंदू कम है तो हिंदुओं के साथ भेदभाव हो सकता है। मान लो कहीं पे जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा है तो वहां पे दूसरी कैटेगरी से भेदभाव हो सकता है। दूसरी कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा है तो फिर दूसरी कैटेगरी से भेदभाव हो सकता है। ऐसा अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। पूर्वाग्रह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक है पूर्वाग्रह। आपको पता है हम अपने दिमाग में कुछ बातों को बना लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो चीज ही होती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। पूर्वाग्रह जैसे मान लो आपकी बुक में, उसमें सपोर्टिंग में एक एग्जांपल मैंने पढ़ा था, वहां पे ये दिया हुआ था कि जो मारवाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, मारवाड़ी लोग जो होते हैं कहते हैं कि वो कंजूस होते हैं। ये एक पूर्वाग्रह है। एक टीचर जो होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि टीचर जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। कहते हैं ना, शिक्षक जाति एक कंजूस जाति है। ये भी एक पूर्वाग्रह है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होता हो, ये हमने अपने दिमाग में कुछ बातें बना रखी है। और कई जगह पे मैंने सुना है, कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके बारे में कुछ गलत कहा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके बारे में कुछ गलत कहा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही होता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें जो है अपने दिमाग की एक सोच बना के रखते हैं जो हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह की तरह है। मतलब हमने ये सोचा वो ऐसा है तो हम उस पूरे समुदाय के लिए वैसा ही सोच लेते हैं कि पूरा समुदाय ही वैसा है। जबकि अच्छे बुरे लोग किसी जाति किसी धर्म में नहीं बल्कि हर जगह होते हैं। हर जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो हमारे दिमाग का जो पूर्वाग्रह है ये एक समस्या बनता है। तो पूर्वाग्रह भी आपको याद रखना है कि पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा है जो कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। हमने अपने घर वालों से सुना है, हम उस चीज को मानते हैं, हम अपने बच्चों को भी वही बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, वो भी इसी चीज को मानेंगे। ये एक ऐसी घटना मानी जाती है जो अपरिवर्तनीय है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये कभी बदल ही नहीं सकती है। यहीं पे आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? एक ऐसी अंधविश्वास वाली बात होती है जिसका कोई लॉजिक हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन वो चीजें हमारे जो हम कहीं से सुनते हैं उस चीज को हम अपनाते हैं और आगे भी हम उस चीज को ऐसे फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो रूढ़िवादी धारणा बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, कुछ अपशगुन हो सकता है। ये तो बहुत फेमस बात है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपने सुना होगा। कांच टूट जाए अपशगुन, घर से बाहर निकलते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, और भी बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। कोई एक दिन बना दिया, उस दिन को नाखून नहीं काटते, उस दिन को बाल नहीं धोते, उस दिन को बाल नहीं कटवाते, और ऐसी बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो कि चलती आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। अब मैं आपको सामाजिक बहिष्कार बताता हूं। अब आप मुझे पूर्वाग्रह के दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लो कोई जाति है, उसको पूरी जाति को ही बहुत आलसी माना जाता है, कहते हैं इस जाति के लोग आलसी होते हैं। एक जाति ऐसी होती है जिसमें मतलब लोग उस जाति के लोग को वीर माना जाता है, कहते हैं वीर पुरुष। तो ऐसे ही आप मुझे पूर्वाग्रह के कोई दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं वेट करूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम टॉपिक की, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब है ऐसी वर्जना जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को समाज से जुड़ने से रोका जाए। ठीक है, वो सामाजिक सामाजिक बहिष्कार कहलाता है, यानी समाज में उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, किसी चीज से जुड़ने को रोका जाता है। अब ये मैं आपको जाति प्रथा के एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समाज में कुछ जातियां ऐसी थी जिनको समाज में घुलने से रोका जाता था। मैंने पढ़ाया, आपको हिस्ट्री में बताया था, आपको याद हो चंडाल वाला वो जो टॉपिक था, वहां पे हमने क्या बताया था कि समाज की कुछ जातियां थी जिसका जो मेन गांव होता था, मान लो ये मेन गांव है, उन जातियों को इतना निम्न समझा जाता था कि उनकी जो बसावट होती थी वो गांव से बाहर होती थी। ठीक है, उनको छूना भी पाप था, और छूना तो छोड़ो, उनको अगर देख भी लिया जाता था तो उसे पाप समझा जाता था। ये एक ऐसा भेदभाव था, एक सामाजिक बहिष्कार था जो किसी विशेष समुदाय के प्रति था। अब ऐसे में किसी समुदाय के साथ अगर ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाए तो उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना आती है, यानी एक गुस्सा आता है और एक बदले की भावना पनपती है कि समाज में हमारे साथ ऐसा क्या है, भेदभाव होता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं तो जैसे कि दलित समुदाय कहा जाता है, जनजाति में रहने वाले लोग, जनजातीय समुदाय जो होते हैं
उनके साथ ऐसा भेदभाव होता आया था। और यहाँ तक कि दलित और जनजाति की छोड़ो, सबसे ज्यादा तो मैं बताऊं तो आपको महिलाओं के साथ ऐसा होता था। अब महिलाओं के साथ क्या भेदभाव है, आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आज से हम कुछ साल पीछे जाते हैं, आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ गांव वगैरह में भेदभाव है, शहरों में भी काफी जगह है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी स्थिति जरूर सुधरी है, पर समस्या आज भी है। भेदभाव कैसा है देखो, परिवार में मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों भाई बहन है। अब क्या है, लड़के को हमेशा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, उसे अच्छा खाने पीने का प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, उसे बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी, उसको बहुत सारी छूट मिलेगी। लेकिन लड़कियों की बात करें तो उनको ना तो अच्छी एजुकेशन दिलाई जाती है, और पुराने समय में तो एक पूर्वाग्रह दिमाग में इन लोगों के ये भी था, लोग कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर करेंगे क्या, चूल्हा चौका करवाना है, शादी हो जाएगी दूसरे के घर जाएगी, चूल्हा चौका ही तो करना है, इसको कौन सा मतलब कोई नौकरी करनी है या कुछ ऐसा। तो ऐसे जो भेदभाव थे, उनको अच्छी एजुकेशन ना देना, उनके साथ भेदभाव होना, उनको सुविधाएं जो होती हैं बेसिक सी सुविधाएं, वो भी उनको लड़कों के मुकाबले नहीं मिल पाती है ज्यादा, घर में उनके साथ काफी भेदभाव होता है। वही चीज लड़कियों जो लड़कियां होती है उनकी माँ के साथ होता था, उनकी माँ की माँ के साथ होता था। यानी कि कहने का मतलब है ये पूरा एक ऐसा सिस्टम हमारे समाज में बना हुआ था जिसमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा नहीं होता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और बाकी हम टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो था ये भी एक मतलब सामाजिक बहिष्कार का ही एक उदाहरण है कि लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव था। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं। ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है जो आप जानते हैं। इसमें क्या होता था कि हर व्यक्ति किसी न किसी जाति का होता था, और जाति जो होती थी वो कर्म से नहीं, बल्कि जाति जो होती थी वो जन्म से जुड़ी होती थी। जन्म से कैसे जुड़ी होती थी, एग्जाम्पल आप देखोगे, मैं बताता हूँ, ब्राह्मण के घर में जिसका जन्म होगा वो ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। किसी दलित या किसी नीची जाति जो मानी जाती है, जिसको नीची जाति कह के बुलाया जाता था, कोई उस जाति से अगर जन्मा है तो वो उसी जाति का माना जाएगा। ऐसे जो भेदभाव थे हमारे समाज में, और ऐसे जो भेदभाव हैं हमारे समाज में, ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, एक समुदाय ने अपने आप को बहुत ऊपर रखा है, दूसरे समुदाय को बहुत नीचे रखा है, उसको छूना उसको देखना तक पाप समझा जाता है, ठीक है। समाज में उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। पहले तो क्या होता था कि मंदिरों में और सार्वजनिक स्थलों में भी उनको जाने की मनाही थी, ऐसी समस्या थी। और ऐसे में उन्हें भेदभाव, तो जाहिर सी बात है हर किसी को भेदभाव महसूस होगा। फिर क्या था कि काम जो थे, जो मतलब जो व्यवसाय थे, जिस जो लोगों की आजीविका थी, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो भी जाति पर आधारित थी। अब मान लो कि कोई बनिया जाति से है तो बनिया जो है वो व्यापार करेगा, कोई मान लो ब्राह्मण जाति से है तो वो क्या करेगा, पूजा पाठ ये वाले काम करवाएगा। कोई निचली कास्ट से है, बहुत निचली जाति से है, तो वो सफाई वगैरह के काम करेगा। ऐसा जो था ये काम जो आपने सबने समाज ने बांट रखा है, आप सभी ने ये सारी चीजें देखी हैं, तो ये क्या होता था, ये जाति के आधार पे बांटी हुई है। तो ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था मानी जाती थी, और अंग्रेजों ने भी जाति प्रथा का खूब लाभ उठाया। ऐसे ही सब क्या करते हैं, इन चीजों का लाभ उठाते हैं। अब इसी जाति प्रथा में एक वर्ड आ जाता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आपने सभी ने सुनी है, जानते हैं आप। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिख दूं तो इसको छुआछूत बोला जाता है। कुछ समुदाय ऐसे होते थे जिसको छूना भी पाप था, यानी कि उसको अशुद्ध माना जाता था, नीच माना जाता था। और ये समाज में एक कठोर मतलब व्यवस्था थी जिसमें किसी समुदाय को ऐसा माना जाता था। तो ये आपको चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन लोगों को क्या कहा जाता था कि ये अपवित्र हैं, अगर इनको छू लिया जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। गांधी जी ने इनके लिए क्या हरिजन शब्द का यूज किया था, इनको हरिजन कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इनको दलित कहा जाता है। दलित का अर्थ होता है दबा कुचला। दबा कुचले का मतलब होता है जो मतलब बहुत पुराने समय से जिनको दबाया जा रहा हो, जिनका शोषण किया जा रहा हो। और जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, फिर हमारा संविधान बना, संविधान में अस्पृश्यता जो थी इसको इसका अंत किया गया, इसको गलत बताया गया। आपने आर्टिकल 17 अगर आपको याद हो तो वो इसी के ऊपर है। 1956 में एक कानून था जो कि अस्पृश्यता निषेध संविधान संशोधन करके लाया गया था। और हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन ये चीजें जो है चलती आ रही हैं, ये
कम भी हुई है, खत्म भी हुई है कई जगह, लेकिन कई जगह पे ये चीजें आज भी लागू है। महात्मा गांधी ने और भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने क्या किया था, दोनों लोगों ने, और इनके अलावा बहुत सारे समाज सुधारक लोग भी आए जिन्होंने ये जाति प्रथा को गलत बताया, और इन्होंने ये जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए कहा कि जाति भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए समाज में। इससे क्या होता है, समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव आता है, लोगों के अंदर प्रतिशोध की भावना आती है, फिर वो क्या करते हैं, उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही कई लोग जो हैं, जो हिंदू धर्म को छोड़ गए हैं, हिंदू धर्म को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें जाति प्रथा वाली व्यवस्था थी, उनको भेदभाव किया जाता था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म या फिर अन्य धर्मों की तरफ भी कई लोग जा रहे हैं, उनका रुझान बढ़ रहा है, कई तो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि जाति प्रथा जो थी। वैदिक समय की बात करते हैं, उसके बाद के समय की बात करते हैं, तो जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा था। एक टाइम पे तो ऐसा था कि भाई इन लोगों को मतलब समाज में कई जगह खुले सार्वजनिक स्थलों पे जाने तक की मनाही होती थी। पानी, कुओं से पानी लेना, मंदिरों में घुसना, हर चीज मना था। अब यहाँ पे ये देखो, मैंने आपके सामने सारे बहिष्कार से रिलेटेड पॉइंट लिख दिए। इनको पेयजल यानी जो सार्वजनिक कुएं होते थे जहां से पानी लिया जाता था, वहां पे जाने की मनाही थी। उत्सव में, समारोह में, शादी ब्याह के वैसे मामलों में भाग नहीं ले पाते थे। जूते उतार कर हाथ में लेकर चलना पड़ता था, ताकि कोई मतलब ये उनके सामने जो मतलब ऊंची जाति के लोग हैं वो इन्हें ना देखें, ठीक है, वो देख लेंगे अगर उनको इस तरीके से चलते तो वो इसका विरोध करते थे। सिर झुकाकर खड़े रहना इनका काम था। कहीं अगर किसी से बड़े आदमी से बात भी करेंगे तो इनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, बाहर एक जगह साइड में बैठ बैठ जाएंगे ये। जैसे कि हम बुलाते हैं ना किसी को, बिठाते हैं अपने साथ सोफे में, कुर्सी पे, इनको ऐसे घर के अंदर नहीं घुसाया जाता था, इनको बाहर ही बिठा के इनसे बात की जाती थी। बेगार मतलब इनसे मजदूरी करा ली जाती थी, बहुत कम पैसा दिया जाता था, ठीक है, ऐसा भेदभाव होता था, शोषण होता था इनके साथ बिल्कुल। तो ये एक बहिष्कार को संबंध दिखाने वाली सारी चीजें कि किस तरीके से इनको समाज में बहिष्कृत किया जाता था। आई होप आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, समझ में तो आ रहा होगा, ये सारी चीजें हमने छोटी क्लासों में ही समझ रखी है, पढ़ रखी है और देख रखी है समाज में, तो कुछ भी हमें इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा यहाँ पे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हम इस जातिगत भेदभाव से आजाद हो गए? संविधान में तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, छुआछूत वाला ये समाप्ति, सार्वजनिक स्थलों में समाप्ति, दुनिया भर की चीजें बनाई है। क्या ये सारी चीजें खत्म हुई हैं? अगर इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कानून में डाले गए हैं तो वो क्या है, आपके सामने मैं लिख के बताता हूँ, सिंपल है, समझे इसे। तो ये जो आपके सामने लिखा है मैंने, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। विधान मंडलों में, विधानसभाओं में, और राजनीतिक जो पार्टियां होती है इनमें, और राजनीतिक व्यवस्था में इनको आरक्षण दिया गया, ताकि क्या हो, इनका जो समाज में स्तर है वो पहले के मुकाबले सुधरे। सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण दिया, जिससे कि इनका जो समाज में स्तर है वो सुधार किया जाए, उनको उस लेवल पे लाया जाए। इसलिए छुआछूत जैसी जो कुप्रथा थी इसको समाप्त किया गया, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। 1989 में एक बहुत कठोर कानून बनाया गया, अगर कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, कोई छुआछूत या फिर कोई ऐसी गलत चीज करने की कोशिश करता है जो कि किसी जाति विशेष को लेकर, तो ये एक मतलब गलत चीज होगी, उसके प्रति क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये 1989 का एक व्यापक कानून आया था। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो था, इसको भी आरक्षण दिया जाए, 27% जो इनको आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में, ये किया जाए। तो ये सारे ऐसे प्रयास हैं जिसके तहत दलित समुदाय को समाज में उसका लेवल ऊपर लाने के लिए, उसको समाज में बाकी लेवल बाकी जो जातियां हैं उनके बराबर लाने के लिए, समुदाय को ऊंचे लेवल पे लाने के लिए ये सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, आप इसको सिंपली समझ जाएं। होता क्या था बच्चों की, पहले एससी और एसटी को तो आरक्षण था। एससी एसटी में क्या था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, इनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई समाज में हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा था, वो था अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं जिसको, ओबीसी वर्ग। फिर इसको भी समाज में इसका स्तर उठाना था, इसलिए क्या किया गया, इसको समाज में ऊंचा स्थान दिया गया। तो ओबीसी की बात करें तो इसको 27% का नौकरियों के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था। तो ओबीसी जो थी ये ऐसी कैटेगरी थी, इसमें एक तरफ बहुत अमीर लोग भी थे तो दूसरी तरफ काफी गरीब लोग भी थे। तो ये जो मेनली ये बनाया गया था 27% उन गरीब लोगों के लिए, उन वंचित लोगों के लिए जिनको मतलब बहुत सारी सुविधाएं जिनके पास नहीं थी, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित जो थे,
तो इनको ये आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसके लिए काम किया गया था और गरीबी रेखा से जो नीचे थे, जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए ये काम किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा ओबीसी वाला टॉपिक। अब मैं आपको यहाँ पे मेन शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल के लिए आपको एक बार बुक में से चैप्टर पढ़ना है। आपको इतने अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी चीज की। तो आप ये सिंपल वीडियो देख के समझें, उसके बाद बुक में पढ़ें और लास्ट में पेपर से पहले आपको एक रिवीजन सपोर्टिंग मटेरियल से करना है। सपोर्टिंग मटेरियल से क्यों करना है? क्योंकि उसमें काफी शॉर्ट में है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में रिवीजन के लिए सपोर्टिंग पढ़ लें, लेकिन रिवीजन के लिए सपोर्टिंग पढ़ें। कुछ तो हैं वो बुक नहीं उठाते, सीधा सपोर्टिंग पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको चाहिए 50 नंबर तो आप डायरेक्ट सपोर्टिंग पढ़ो, आपके लिए काफी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेहतर करो तो वीडियो देखो, बुक पढ़ो, फिर सपोर्टिंग पढ़ो, तो आपको बेहतर मिलेगा। जनजातीय लोग कहो, इनका जीवन कहो, या फिर इनको आदिवासी कहो, भारत में वनों में रहने वाले लोग जनजातीय समुदाय के लोग कहे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। भारत में वनों में रहने वाले लोग, जंगलों से जुड़े लोग जनजातीय लोग कहलाते हैं। इनके साथ क्या भेदभाव था आपको ये समझना है कि इनको भी अछूत समझा जाता था, इनको गरीब माना जाता था, इनको शक्तिहीन समाज में रखा जाता था और ये एक पीड़ित समुदाय था। ठीक है, इनके साथ बहुत भेदभाव थे, समाज से ये कटे हुए थे क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों से इनका जीवन जुड़ा हुआ था। पेड़ पौधों की पूजा करते थे, शिकार करके खाते थे और मतलब कंदमूल पे रहते थे। तो बाकी समाज से ये कट गए, ना तो इनका विकास हुआ, ना सरकार ने इनकी तरफ ध्यान दिया, ना इनको कोई फायदा मिला। इनके साथ हमेशा भेदभाव होता आया। तो यह आदिवासी जीवन है इनका। आदिवासी संघर्ष क्या है इनके, अभी आपको बताते हैं। ये जनजातीय लोग जो थे, ये संख्या में तो थे, लेकिन समस्या ये थी कि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जाके बसे हुए थे। अलग अलग जंगलों में इनकी संख्या एक जगह पे बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। ये जाते थे बागानों वगैरह में, ये बाद में रोजगार के लिए जाने लगे थे, अलग अलग कामों से जुड़ने लगे थे। तो इनकी स्थिति जो थी, अगर हम देखें तो समाज में बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही थी, गरीबी और शोषण का शिकार होते जा रहे थे। गुजर बसर मतलब बुरी हालत में गुजर बसर करने के लिए मजबूर थे। औपनिवेशिक समय आया, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जंगलों का सफाया करवाया, इनको वहां से विस्थापित किया। अंग्रेजों के टाइम पे भी इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुए, इनको विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। झूम खेती करके ये अपना जीवन बिताते थे, झूम खेती करते थे, जंगलों से जुड़े हुए थे। ठीक है, जंगलों की पूजा करते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों पे जीते थे। इनको वहां से उजाड़ा गया। ना सरकार, बाद में आजादी के बाद सरकार इनके लिए कुछ ज्यादा कर पाई और ना उस टाइम पे अंग्रेजों ने इनके लिए कुछ किया। सबने अगर इनको दी तो केवल समस्याएं। तो ये जो आदिवासी और जनजातीय लोग थे, इनकी जो समस्याएं थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये वनों को छोड़ना नहीं चाहते थे और मजबूरन इनसे क्या किया जा रहा था, वनों को छुड़वाया जा रहा था। औपनिवेशिक सरकार ने क्या करा था, वनों को अपने अधीन कर लिया था, यानी वहां पे अभी उनका राज था। वनों में उनको खुद रहना था, मतलब खुद शासन व्यवस्था चलानी थी। वहां के पेड़ों को कटवा देते थे, वहां पे खेती के लिए जमीन बनवाते थे। लेकिन इनको क्या करते थे, इनके साथ भेदभाव होता था। इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने अपने टाइम पे इनसे जमीन छीन ली, ये वंचित हो गए, विस्थापित हो गए। फिर राष्ट्रीय वन नीति बनाई, वन नीति आई जिसके तहत जंगलों पे सरकार का अधिकार था। फिर इनके साथ भेदभाव। औद्योगिकरण की नीति आई, जंगलों में इनकी जमीन छीन के उद्योग स्थापित कर दिए गए। आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 याद आ रहा है, सेकंड बुक का, जहां पे उड़ीसा में उद्योग लगाए जा रहे थे। तो जनजातीय लोगों को वहां से उजाड़ दिया गया था, उनके सामने क्या समस्या आ रही थी, रोजगार वगैरह सब छिन रहा था। तो ये नीति जो थी ये थी, ये सारी समस्या इन्होंने झेली है। इन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और कई जगह पे इनको जीत भी मिली, सरकार ने इनके लिए कानून भी बनाए, लेकिन समस्या फिर भी है। तो ये टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक महिलाओं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक जो टॉपिक है हमारा महिलाएं, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मैंने एक न्यूज़पेपर में एक जगह पढ़ा था, वहां पे ये लिखा था कि पुराने टाइम की कोई बात थी, ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं जो होती हैं उनमें दिमाग नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या है कि मतलब समाज में कभी भी प्रगति नहीं कर सकती हैं। और बहुत सारी चीजें, आपको पता है हमारे समाज में महिलाओं के साथ क्या होता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। अगर पता लग जाता था कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। क्या अगर सच में महिलाओं में दिमाग नहीं होता तो क्या वो लोग इस बात का जवाब देंगे कि भाई किरण बेदी जो है वो आईपीएस कैसे बनी, या फिर दुनिया भर के समाजों में इतनी बड़ी बड़ी लेखिका है महिलाएं और मतलब बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों में साइंटिस्ट वगैरह कई जगह पे, खेल में, डॉक्टरी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिला तो हर जगह जाती हैं
और हर जगह बेहतर काम कर रही हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं में दिमाग नहीं होता? ऐसे कोई कैसे कह सकता है? तो ये जो हमारे दिमागों में पूर्वाग्रह है ना, ये ऐसी सोच है जो कि पता नहीं कहां से ऐसी सोच आई है, किसने ये चीजें करी हैं, लेकिन लोग ऐसी चीजों को बोलते थे। आप कभी डिटेल में पढ़ोगे इस पे तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जितनी भी समस्या है ना, ये सब ये है कि ये कुछ लोगों की सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़े, तो उन्होंने ये चीजें फैलाई और वो चीज लंबे समय तक चलती आई। और जिसका जो मतलब दुर्गति जो हुई है इसमें केवल महिलाओं की हुई है। उनको भेदभाव झेलना पड़ा है, ना तो उनको परिवार में ऊंचा स्थान मिलता है, ना ही उनको समाज में उतना ऊंचा स्थान मिलता है। तो ये जो समस्या थी, ये बड़ी गंभीर समस्या थी और ये सामने आई थी। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक भी जो थे जिन्होंने इसके लिए काम किया। अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं तो आपने राजा राम मोहन राय का नाम तो सुना ही होगा। राजा राम मोहन राय, तो बच्चों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समाज में ये समाज सुधारक थे, समाज में एक बहुत अ, तगड़े जो मुद्दे पे इन्होंने अपने विचार रखे। इन्होंने क्या कहा कि जो सती प्रथा है इसका खुलकर विरोध करा, और इन्होंने बाल विवाह का विरोध करा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कम उम्र में बिल्कुल भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए, और विधवा विवाह को समर्थन दिया। ऐसा माना जाता था कि विधवा जो होती है उसको विवाह नहीं करने का अधिकार होता है, समाज से उसको निकाल दिया जाता है, उसको समाज में ऊंचा स्थान नहीं रहता, उसे घर के अंदर बंद करके रखा जाता है। तो और बहुत सारी चीजें मतलब उसके बारे में गलत गलत कहा जाता था। तो ये सारी चीजें जो हैं बाद में जब समाज में जागरूकता आई तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब विरोध हुआ। फिर ये समाज सेवी जो आए थे, ये समाज में जो अच्छे लोग आए थे, इन्होंने इन सब चीजों को दुनिया के सामने रखा और इन सब चीजों का खुलकर विरोध करा। राजा राममोहन रॉय ने ये काम किया था। आगे बताता हूँ मैं आपको और भी लोगों के काम। तो अब मैं आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया, आप इसे देखो। एक राणा डे थे, राणा डे ने क्या किया कहा था, इन्होंने कहा था कि विधवा पुनर्विवाह के लिए बात रखी थी कि विधवाओं को जो पहले शादी करने का, दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने उसका खुल के विरोध करा और कहा कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने का पूरा अधिकार है। ज्योतिबा फुले जो थी, उन्होंने लैंगिक भेदभाव यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने और उसको गलत बताया, उसका विरोध करा। दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने कहा था कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और अगर मुस्लिम धर्म की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने भी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने की बात की गई थी। हिंदुओं में भी ये चीजें कम थी और मुस्लिमों में तो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। वहां पे महिलाओं को ज्यादा शिक्षा नहीं दिया जाता था, नहीं दी जाती थी, ना ही लड़कियों को ज्यादा तालीम के लिए वो प्रेरित थे। लेकिन हिंदुओं में तो चलो ये था कि उन्होंने एजुकेशन देना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन मुस्लिमों में ये चीजें काफी बाद में आई हैं। ताराबाई शिंदे की बात करते हैं तो इन्होंने पुरुषों को ऊंचा दर्जा जो दिया जाता है ना, उसका खुल के विरोध करा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब पुरुषों ने एक पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था बना रखी है जिसमें महिलाओं को निचले स्तर पे दबा रखा है, और वो अक्सर क्या कहते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो हर मामले में महिलाओं से ऊंचे होते हैं। तो ये जो था इसका खुलकर विरोध करा ताराबाई शिंदे ने। ये जितने भी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ये समाज सुधारक है जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया, और ये जो संघर्ष है ये बहुत बहुत लंबे समय तक चला है। समाज में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी दहेज की। तो दहेज प्रथा को बिल्कुल खत्म करने की बातें की गई। दहेज प्रथा के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बाद में फिर एक कानून भी बनाया गया। लेकिन क्या दहेज प्रथा खत्म हो गई है? अगर ऐसा हो पाता तो आज भी शायद ऐसा होता कि बहुत सारी लड़कियां नहीं मारी जाती बेवजह। तो दहेज प्रथा भी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि इसमें बहुत मतलब खुलकर कदम सामने उठाए गए हैं, लेकिन कई जगह पे ये आज भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस तरीके से हमने महिलाओं का पढ़ा कि महिलाओं को कितने लंबे समय तक समाज में संघर्ष करना पड़ा, तब जाके कहीं उनको अधिकार जो थे वो मिल पाए हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा टॉपिक जो था अब खत्म हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो विकलांगता एक लास्ट समस्या हम पढ़ लेते हैं। विकलांगता में क्या होता है, ये एक जैविक समस्या है, ठीक है। ये शारीरिक समस्या है जो किसी को भी हो सकती है, किसी के साथ कोई विकलांगता हो सकती है, ठीक है, कोई विकलांग है तो ऐसे में भी उसके साथ भेदभाव समाज में होता है। लेकिन ये भेदभाव जो होता है ऐसा मान लिया जाता है कि फलाना व्यक्ति विकलांग है तो वो समाज में मतलब अपना स्तर ऊंचा नहीं बढ़ा सकता, वो विभिन्न क्षेत्रों में आगे नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी बातें की जाती है। लेकिन क्या होता है कि विकलांग व्यक्ति जो होते हैं अगर उनको सही मोटिवेशन मिले तो वो बहुत ऊंचे जा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में बहुत कम शब्दों में ये टॉपिक खत्म कर दिया। आप डीपली एक बार बुक को पढ़ लें, वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी बुक इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में। अगर आप वीडियो को देखने के बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको एकदम सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। अब बुक में टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर अभी देखो आप 45 मिनट की वीडियो हो चुकी है,
अगर वीडियो बढ़ाता हूं तो ये 1.5 घंटे से भी ऊपर जाएगी, अगर हर टॉपिक को मैं बहुत डीपली बताता हूं तो। टाइम की लिमिट को ध्यान में रखते हुए टॉपिक में अपना खत्म कर रहा हूं। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। पहली बार अगर देखने तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस जो है आसानी से मिल पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।